नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का अपना रिवीजन टॉपिक रहेगा महाजनपद। कौन सा? महाजनपद काल। यानी आज हम कंप्लीट महाजनपद काल को देखेंगे। तो साथियों, इसमें क्या है, अपन रिवीजन क्लास चला रखे हैं। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है, कम टाइम में कंप्लीट आपको चैप्टर समझाया जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी परीक्षा हो, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो भी प्रश्न आए वे हमारी इस क्लास में मिलने का कार्य करें। इस प्रकार यह क्लास तैयार की जाती है। तो साथियों, आपको यह क्लास कैसी लगती है आप कमेंट में बताया करें और क्लास को कंप्लीट देखा करें। ऐसा नहीं है बीच में छूट जाए, फिर बाद में एग्जाम हो जाएगा, प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर बाद में आपको पश्चाताप होगा कि हमने 20 25 30 मिनट एक चैप्टर को नहीं दिया। तो एक चैप्टर को आप 20 25 30 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो साथियों, इतने कम टाइम में रिवीजन कहीं भी आपको देखने को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस क्लास पर थोड़ा भरोसा करें और दिन की 20 25 30 मिनट इस क्लास को देने का कार्य करें। तो साथियों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना महाजनपद। बात करें महाजनपद के विकास कैसे हुआ, इसके किस प्रकार विकास के चरण थे। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे छोटी का क्या है, परिवार। उसके बाद कुल, परिवार से बड़ा कुल, कुल के बाद क्या होता है, ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद, और उसके बाद क्या है, क्या बना, महाजनपद। परिवार यानी परिवार, कुल यानी कुल, ग्राम यानी गांव, विश्व का मतलब तहसील यानी वर्तमान तहसील के समान, जन यानी जिला, जनपद यानी राज्य, और जनपद मिलकर का बने महाजनपद। महाजनपद यानी राष्ट्र या देश। बात करते हैं विकास के रूपों के बारे में। तो 3 स्वरूपों में विकास हुआ किसका, महाजनपदों का। जैसे कुछ शक्तिशाली कबीले जिन्होंने अपने आप ही इस स्वरूप को ग्रहण किया, जैसे मत्स्य, काशी, कौशल, चेदी। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि कुछ जनों ने आपस में सहयोग किया और यानी सहयोग किया और महाजनपद का रूप लिया। जैसे 5 जनपद मिलकर क्या बने, एक संगठन के रूप में उभर कर आए। उसके बाद तीसरा पॉइंट कि शक्तिशाली जनों ने अपने कम से कमजोर पर विजय प्राप्त की। साथ ही यह तो आपको चैप्टर वैसे ही देखना है, यह स्लाइड आपकी, यहाँ से ज़्यादातर कोई भी एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को लेकर। जहाँ से भी प्रश्न मिलेगा मैं आपको वहाँ पर जोर देने का कार्य करूँगा और आपको 2-3 बार रिवाइज करवाऊँगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद काल का उदय हुआ, इसके कारण क्या थे कि लोहे की जानकारी हो गई, जिससे क्या औजारों का निर्माण किया जाने लगा व उन्नत कृषि तकनीक के कृषि यंत्रों का निर्माण हुआ। कबीलाई जीवन में दरार हुई, जिससे क्या है, साम्राज्य भावना जागृत हुई, साम्राज्यवादी भावना, स्थायी वसावट हुई। जैसे पशुचारण के स्थान पर मनुष्य क्या है, कृषि भी करने लगे थे। क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ। यह सभी क्या है, महाजनपद काल के प्रमुख उदय के कारण थे। अब बात करते हैं उससे आगे नेक्स्ट। यहाँ से आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि जनपदों में साम्राज्यवादी नीति के अनुसरण के कारण जनपद अपनी शक्ति व क्षेत्रों में विस्तार करने लगे। वो बड़ा भौगोलिक स्वरूप ग्रहण किया और क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा कि महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो 2 ग्रंथों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। एक तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती निकाय। इन दोनों ग्रंथों में क्या है, 16 महाजनपदों की सूची देखने को हमें मिलती है। यानी 16 महाजनपदों की सूची हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, अंगुत्तर निकाय में व भगवती सूत्र में। और भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। इसमें क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख में देखने को मिलता है। और अंगुत्तर निकाय के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। यानी 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों का उल्लेख प्राचीनतम कहाँ पर देखने को मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। और इसी को क्या है, प्रमाणिक माना गया है। तो आपको तो ध्यान रखना होगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। स्कूल व्याख्याता का जब 2022 में एग्जाम हुआ
उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था कि महाजनपदों की सूची हमें कहाँ से देखने को मिलती है, सूची या उल्लेख। बात एक ही है, तो आपको ध्यान रखना होगा सीधा सीधा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें क्या है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं एक एक महाजनपद को लेकर और उसकी राजधानी को लेकर और उसका जो क्षेत्र है वर्तमान स्वरूप। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा अंग की राजधानी कौन सी थी, अंग की राजधानी कौन सी थी, चंपा। और इसका वर्तमान स्वरूप कहाँ पर है, भागलपुर बिहार में। तो अंग कहाँ पर है, भागलपुर बिहार में। आपको तो राजधानी प्रमुख रूप से ध्यान रखनी होगी, राजधानियों को लेकर बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। इसका वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो कहाँ पर है, पटना व गया यानी दक्षिणी बिहार में। उसके बाद आपको तीसरा महाजनपद याद रखना होगा, काशी महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ पर है, वाराणसी। यह वरुणा व असी नदियों के संगम पर स्थित है और वाराणसी आपको पता है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं नेक्स्ट महाजनपद, कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी आपको पता है श्रावस्ती व अयोध्या। और इसका वर्तमान स्वरूप देखा जाए कौशल का तो कहाँ पर है, अवध उत्तर प्रदेश। आपको पता चल गया काशी कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कौशल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि इस प्रकार का भी प्रश्न देखने को मिला था कि कितने महाजनपदों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे वह कौन कौन से महाजनपद हैं। बात करते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली या विदेह या मिथिला। तो इसका वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर बिहार। तो आपको यह राजधानी प्रमुख रूप से ध्यान रखनी होगी, जैसे अंग की चंपा, मगध की गिरिब्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र या राजगीर, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती व अयोध्या, वज्जी की वैशाली, विदेह या मिथिला। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मल्ल की राजधानी क्या है। तो मल्ल की राजधानी कौन कौन सी थी, कुशीनगर व पावा। और इसका वर्तमान स्वरूप कहाँ है, देवरिया उत्तर प्रदेश। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वर्तमान स्वरूप, वर्तमान लोकेशन इसकी कहाँ पर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चेदी महाजनपद, इसकी सूक्तमती नगर। वर्तमान स्वरूप देखा जाए बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का कुछ भाग इसमें शामिल है, किसमें, बुंदेलखंड में। तो इस चेदी महाजनपद की लोकेशन भी आपको देखने को मिल गई। उसके बाद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और इसका वर्तमान स्वरूप मेरठ जिला व दक्षिणी हरियाणा का कुछ क्षेत्र इसमें आता है, किसमें, कुरु महाजनपद में वर्तमान में। बात करते हैं पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र व काम्पिल्य। और इसका वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो बरेली उत्तर प्रदेश व मथुरा उत्तर प्रदेश। तो साथियों आपको इन राजधानियों को तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना ही रखना है, जैसे मल्ल की कुशीनगर या पावा, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की सूक्तमती नगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिक्षेत्र व काम्पिल्य। क्योंकि आपको यह राजधानियां और महाजनपदों का उल्लेख कौन कौन से ग्रंथों में देखने को मिलता है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहा है। जहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है वहाँ पर मैं थोड़ा जोर देने का कार्य करूँगा, उस पर आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करते हैं मत्स्य महाजनपद की, तो इसकी राजधानी क्या है, बैराठ या विराटनगर। और पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, आपसे यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कुछ समय के लिए कहाँ पर बिताया था, बैराठ या विराटनगर, जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। बात करते हैं मत्स्य महाजनपद की लोकेशन के बारे में, वर्तमान स्वरूप के बारे में। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर व उत्तर प्रदेश का इसमें कुछ क्षेत्र शामिल है। बात करते हैं सूरसेन महाजनपद की, तो इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। वर्तमान स्वरूप ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश। असमक की राजधानी पोदन, पोटलिया, पोटन, पोतन। तो आपको ध्यान रखना होगा असमक की राजधानी पोटन या पोतन। तो इसका वर्तमान स्वरूप कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र, यानी पोतन व पैठन कहाँ पर, महाराष्ट्र में। दक्षिणी महाजनपद कौन सा है, आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया, दक्षिणी महाजनपद। तो आपको आंसर देना है असमक। बात करते हैं अवंती महाजनपद की, तो इसकी राजधानी कौन कौन सी थी, उज्जैनी व महिष्मती। इसकी वर्तमान स्वरूप लोकेशन मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश।
यानी मालवा प्रदेश, जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट महाजनपद की, तो गांधार। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। और इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, तक्षशिला पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र व इसमें कश्मीर का कुछ क्षेत्र शामिल था। बात करते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है, राजपुर या हाटक। क्या, राजपुर या हाटक। और इसका वर्तमान स्वरूप कहाँ देखा जाए, राजौरी व हजारा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसका कुछ क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान में भी स्थित है। तो यहाँ पर हमने बात की राजधानियों को लेकर, मत्स्य की बैराठ या विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, असमक की पोटन या पोटली, अवंती की उज्जैनी व महिष्मती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर या हाटक। तो आपको तो इनकी राजधानियां तो प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है, और इसकी वर्तमान लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है, और कौन से स्टेट में वर्तमान में की लोकेशन के हिसाब से कहाँ पर स्थित है, वह भी आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो साथ ही यहाँ पर आपको एक नोट ध्यान रखना होगा कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 में से 15 महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित थे। असमक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिणी भारत में स्थित है। आपको ध्यान रखना होगा, एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कि दक्षिणी भारत में स्थित है, तो आपको आंसर देना है असमक। और 15 महाजनपद कहाँ पर स्थित है, उत्तरी भारत में। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। उसके बाद आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखने होंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन 16 महाजनपदों के अलावा कुछ छोटे जनपद भी थे, जैसे शाक्य, मौर्य, भव्य व कोलीय। इन सभी जनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि महात्मा बुद्ध शाक्य जनपद प्रधान के पुत्र थे। तो महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है, शाक्य वंश से। और इसका क्या है, पिताजी तो जो कौन से थे, शाक्य जनपद के प्रधान थे। कौन के, महात्मा बुद्ध के। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य या मौर्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, पिपलीवन। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यहाँ से मौर्य वंश का क्या होता है, उदय होता है। तो मौर्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, पिपलीवन। तो एकमात्र दक्षिणी महाजनपद आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है, असमक था। कौन सा था, असमक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो साथियों अपन क्या है, महाजनपद चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या है, बात करेंगे मगध का उत्थान को लेकर। यानी यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे मगध के उत्थान से लेकर, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।